गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण क्या है उस विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री अपनी कुछ नियमों और सिद्धांतों के निर्माण हेतु कुछ निश्चित विधियों का प्रयोग करते हैं और उन सिद्धांतिक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में जिन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें स्थैतिक एवं प्रावेगिक विधियाँ, निगमन एवं आगमन विधियाँ, आंशिक एवं सामान्य संतुलन या साम्य। आज हम स्थैतिक जो शब्द है या स्थैतिक जो विधि है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग प्रोफेसर जे.एस. मिल ने किया। अर्थशास्त्र भौतिक अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अभिप्राय विश्राम की अवस्था से होता है, किंतु अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग उस अवस्था में होता है जिसमें गति तो होती है परंतु गति की दर स्थिर रहती है। गति की दर निश्चित एवं नियमित होती है और इसमें उतार चढ़ाव और अनिश्चितता नहीं होती। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि कार्यशील परंतु अपरिवर्तनशील प्रणाली को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जा सकता है। हिग्स का भी यही कहना है कि मैं आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूँ जिसमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें आर्थिक तथ्यों का अध्ययन कुछ तथ्यों को स्थिर मानकर किया जाता है। इन स्थिर तत्वों में परिवर्तन तो होते हैं परंतु वे एक नियमित गति से होते हैं। अर्थात आर्थिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन के बावजूद भी संतुलन की स्थिति बनी रहती है। इस आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हम बता सकते हैं। एक तो है कि यह एक समय रहित अवधारणा है, अर्थात इसमें साम्य की अंतिम स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कि यह एक स्थैतिक जो है विश्लेषण का आधार है, अर्थात इस विश्लेषण में स्थिर अवस्था अर्थात गति भी जो स्थैतिक अर्थव्यवस्था तो एक सक्रिय अर्थव्यवस्था तो होती है किंतु वह अपरिवर्तनशील नहीं है। उसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाओं में समान गति से नियमित एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जो स्थैतिक अर्थव्यवस्था है उसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती और इसका संबंध अंतिम स्थिति से होता है और परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसके प्रकार क्या हैं। 4 इसके प्रकार हैं: व्यष्टि स्थैतिकी, व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी, समष्टि स्थैतिकी और समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। उसमें सबसे पहला है व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण। इस विश्लेषण में विभिन्न आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों से किसी समय विशेष या क्षण में यह संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है। इसमें एक समय बिंदु पर मांग एवं पूर्ति के दिए हुए फलन से जो कीमत निर्धारित होती है वह काल पर्यंत बनी रहती है, अर्थात यदि मांग एवं पूर्ति फलन में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो मांग फलन है वो कीमत का फलन है और जो पूर्ति फलन है वो भी कीमत का फलन है और इन दोनों में ही संतुलन से अर्थात मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। अर्थात डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, देन जो डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अर्थात ये जो रेखा चित्र है ये बता रहा है कि इसमें मांग वक्र डी और पूर्ति वक्र एस ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं
यह वह साम्य बिंदु है जिस पर हमारी ओ पी कीमत पर ये और ओ क्यू मात्रा पर ये दोनों बराबर होते हैं। मांग तथा पूर्ति की परिस्थितियों में यदि कोई परिवर्तन न हो तो यह संतुलन अवस्था काल पर्यंत बनी रहेगी। फिर आता है हमारा दूसरा, व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। इस विश्लेषण में हम विभिन्न समय बिंदुओं पर जो व्यष्टि मात्राएं हैं उनके पारस्परिक संबंधों से स्थापित जो विभिन्न साम्य बिंदु हैं उनकी तुलना करते हैं। इसमें एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जो जाने की प्रवृत्ति है, अर्थात दो संतुलन अवस्थाओं की हम तुलना करते हैं। इसमें मांग एवं पूर्ति की दी हुई दशाओं में यदि मांग की दशाओं में कोई परिवर्तन होता है तो पूर्ति एवं मांग के साथ साथ कीमत में भी एक नया संतुलन स्थापित हो जाता है, जिसमें हम इस रेखाचित्र के माध्यम से अर्थात SS और DD जो हमारे पूर्ति एवं मांग वक्र है वहाँ प्रारंभिक संतुलन बिंदु E पर है, जहाँ पर OQ वस्तु की मात्रा और OP वस्तु की कीमत है। लेकिन यदि हमारी मांग बढ़कर D1 अर्थात जो हमारा मांग वक्र वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो हमारा जो नया संतुलन बिंदु है वो E1 होगा। यहाँ पे हमारी मांग और पूर्ति तो है OQ1 और हमारी कीमत है OP1। अब इन दो संतुलन अवस्थाओं अर्थात E और E1 का जो तुलनात्मक विश्लेषण हम करते हैं वही व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी है। अब हम देखते हैं तीसरा, समष्टि स्थैतिक। यह जो समष्टि विश्लेषण की शाखा है इसके अंतर्गत हम किसी समय बिंदु पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अंतिम संतुलन का अध्ययन है वो करते हैं। अर्थात यहाँ पर संतुलन स्थापना के कारण और प्रक्रिया पर हम ध्यान न देकर जो अंतिम संतुलन अवस्था है उसी का विश्लेषण करते हैं। यह जो विश्लेषण है इसको हम एक निम्न समीकरण अर्थात y = c+i अर्थात जो i है वो उपभोग और निवेश के बराबर होती है। कीन्स के जो अनुसार समष्टि स्थैतिकी में जो राष्ट्रीय आय उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पे हमारे कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं। जैसा कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा कुल पूर्ति फलन है वो y = c+i और जो हमारी कुल मांग रेखा है वो c+i, ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय आय OY निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार ये जो अंतिम संतुलन अवस्था है ये इस संबंध में यदि पूर्ति फलन में कोई परिवर्तन न हो तो ये स्थिति अर्थात OY जो हमारी आय का स्तर है वो काल पर्यंत बना रहेगा। फिर आता है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। इस विश्लेषण में हम समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि जो चर हैं उनमें परिवर्तन के कारण जो दो अलग अलग संतुलन की स्थितियां हमें प्राप्त होती है उनकी हम तुलना करते हैं। और कीन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत जो है वो इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं कि y = c+i ये संतुलन की हमारी प्रारंभिक अवस्था है जहाँ E बिंदु पर संतुलन है। अब यदि निवेश की मात्रा में वृद्धि हो जाए या परिवर्तन हो जाए या वृद्धि कर दी जाए तो जो नया संतुलन होगा वो y = c+i +Δi होगा। अर्थात E1 बिंदु पर जो संतुलन होगा जहाँ हमारी राष्ट्रीय आय OY1 होगी। हम इन दोनों चित्रों में जो इन दो संतुलन अवस्थाओं में राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण है वही हमारी समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी विषय सामग्री है। इस प्रकार जो स्थैतिक विश्लेषण है उसमें हम अंतिम संतुलन अवस्था का अध्ययन करते हैं, न कि उसके परिवर्तन और प्रक्रिया का। फिर भी इस धारणा का महत्व है
क्योंकि आर्थिक तत्व तो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं और जो हमारी कार्यप्रणाली है वो अत्यंत जटिल है, इसलिए हमें तथ्यों का अध्ययन करने के लिए स्थैतिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें स्थैतिक रीति का सहारा लेना इसलिए आवश्यक है जिससे हम जो अपनी जटिल जितनी भी समस्याएं उनको कई उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें एक संतुलन को दूसरे संतुलन की तुलना करना सहायक एवं लाभदायक भी है और स्थैतिक विश्लेषण में प्रावेगिक विश्लेषण की भांति हमें एक उच्च गणितीय अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये विश्लेषण सरल है। किंतु वास्तविक जीवन स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण गतिशीलता जैसी जो मान्यताएं जिस पर यह विश्लेषण आधारित है वो व्यवहार में खरी नहीं उतरती और साधन, तकनीकी, पसंद, अभिरुचि आदि परिवर्तनशील तत्वों को हम स्थिर मान लेते हैं, वह उचित नहीं है। किंतु इन सब के बावजूद भी आर्थिक विश्लेषण में समष्टि विश्लेषण का, समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। धन्यवाद।